नमस्कार विद्यार्थियों। अपने थर्ड ऑनर्स हिंदी विशेष के विद्यार्थियों के लिए हिंदी आलोचना पेपर से मैं आज ये दूसरा व्याख्यान लेकर आई हूँ। सबसे पहले तो विद्यार्थियों आपको जानने की ज़रूरत है कि आलोचना किसी की निंदा करना नहीं होता। सम्यक आकलन यानी उस व्यक्ति का समग्रता में विश्लेषण करना ही आलोचना है। किसी भी रचना को निंदा से या प्रशंसा से बचाना आलोचना है, यानी अति सर्वत्र वर्जयेत। उसे किसी प्रशंसा गान स्तुति मंगलाचरण से बचाना है, उसका सम्यक विश्लेषण विवेचन करना आलोचना है। ठीक, तो किसी रचना की बिना उसका आकलन किए, बिना उसे पढ़े, बिना उसका पुनर्पाठ किए रचना की प्रतिरचना, रचना की पुनर्रचना हम कह सकते हैं आलोचना है। बिना उसे पढ़े उसकी निंदा करना या उसकी स्तुति करना, उसका गान करना, ये आलोचना का काम नहीं होता। क्योंकि आलोचना भी एक साहित्यिक कृति है। विद्यार्थियों, इससे पहले मैं बता दूं आपको कि आप हिंदी साहित्य का इतिहास लगातार पढ़ते आए हैं। आपने साहित्य का इतिहास तो पढ़ा, तो इतिहासकार भी वही काम कर रहा होता है अपने युग विशेष में जो आलोचक करता है। यानी तमाम साहित्यिक विधाओं का, गद्य विधा हो या कविता, तमाम साहित्यिक विधाओं का आकलन करना, सम्यक आकलन करना, उसके गुण दोष देखना, साहित्यिक कृतियों की व्याख्या करना, पुनर्व्याख्या करना आलोचना है। तो अब मैंने ऐसा नहीं कहा कि इतिहासकार और आलोचक एक ही काम कर रहे होते हैं, लेकिन हाँ, इतिहासकार भी अपने युग विशेष में वही काम कर रहा होता है। यानी उस समय के साहित्य को और समाज को खंगाल रहा होता है और उसके तथ्यों का, उसके तर्क सहित उसकी एक व्याख्या रचना करता है। इतिहासकार एक दस्तावेजीकरण करता है। ठीक, लेकिन रचनाओं का मूल्यांकन करना आलोचना करती है। यानी उसका सामाजिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तमाम रचनाओं का जो उस युग विशेष में है, रची जा रही है, तमाम रचनाओं का क्या साहित्य में और समाज में और सामाजिक जीवन में उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसका विश्लेषण करना आलोचना है। चलिए, अब एक और बात समझ ली जाए कि साहित्य करना, रचना करना, साहित्यकार जो है वो राग द्वेष से मुक्त नहीं हो पाता। बल्कि हम कहेंगे ना कि साहित्यकार जो है उसका संवेदनात्मक राग, उसकी रुचि, उसकी अभिरुचि है ना, वो साहित्य में झलकती है। पर आलोचना करते समय हमें इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम जो तर्क करें वो विवेक गम्य हो, वो बुद्धि गम्य हो। यानी पूरी तरह से अपने आंतरिक अंतःचक्षु के, अपने अंदर की आंखों से उसका आकलन करना। यानी जो सामने साफ साफ दिख रहा है या जो प्रचारित प्रसारित है, आप उसको आंख मूंद कर नहीं देखें, बल्कि व्यक्ति और साहित्य और साहित्यकार की राग द्वेष और उसकी रुचि अभिरुचि से विरक्त होकर, तटस्थ होकर आकलन करें। वो आलोचक का काम है। ठीक, तो जब किसी पद्धति का हम अनुसरण करें तो उस पद्धति का, उस नियम विशेष का होना, दरअसल नियमबद्ध होकर आलोचना कर्म करना महत्वपूर्ण हो जाता है। व्यक्ति तभी वस्तुनिष्ठ होकर साहित्य के प्रति भी न्याय कर सकता है। ऐसा रामचंद्र शुक्ल भी कहा करते थे, और रामचंद्र शुक्ल एक श्रेष्ठ आलोचक हैं विद्यार्थियों। जो स्थान निराला का कविता में है, या जो हम जागरण के लिए कहते हैं, नवजागरण के लिए कहते हैं, भारतेंदु का है, तो आलोचना के जगत में या कथा साहित्य के जगत में हम प्रेमचंद को जो स्थान देते हैं, आलोचना जगत में, आलोचना कर्म में हम वही श्रेष्ठ स्थान आचार्य रामचंद्र शुक्ल को देते हैं। तो ये नाम नहीं भूलिएगा। हिंदी आलोचना समकालीन परिदृश्य में उन तमाम सवालों से टकराती है, उन तमाम प्रश्नों से टकराती है जहां आलोचना को एक गैर जरूरी उपस्थिति मान लिया जाता है। यानी आलोचना में साहित्य के मान की रक्षा की जाए, ये पुरानी कृतियों का केवल पुनर्लेखन भर होकर न रह जाए, पुरानी कृतियों का केवल पुनर्पाठ बनकर न रह जाए, बल्कि उसका साधारणीकरण करके उसे लोगों तक पहुंचाया जाए और
और लोगों को सर्वमान्य सर्वस्वीकृत लोगों तक बनाया जाए। यानी उसकी निंदा, स्तुति, प्रशंसा और से बचकर, अलग हटाकर हम उसका एक 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 विवेकपूर्ण, एक बौद्धिक आकलन करें, विश्लेषण विवेचन करें, वो आलोचना कर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसे इस तरह से समझें कि आलोचना करते हुए आलोचक का एक प्रमुख काम क्या होता है कि जो भी रचना, किसी भी साहित्यिक रचना को अच्छी तरह से पहले उसका परीक्षण करे, एक वैज्ञानिक की तरह। वो साहित्यकार भी है, वो मन से साहित्यकार है, लेकिन वो एक समीक्षक भी है, एक आलोचक भी है। तो वो किसी भी साहित्यिक रचना को अच्छी तरह से उसका परीक्षण करे, उसकी रूप, गुण, स्वभाव, उसकी अर्थव्यवस्था का निर्धारण करे, और अर्थव्यवस्था को निर्धारित करते हुए आलोचना में शब्दों के माध्यम से उसका अर्थ निरूपण करे। यानी जो रामचंद्र शुक्ल ने काम किया था कि नई वोकैबुलरी तय कर दी थी, कुछ परिभाषा की कुछ शब्दों की सामग्री तैयार की थी, और शब्दों के माध्यम से अर्थ निरूपण करते हुए आलोचना को भिन्न तरीके से परिभाषित करें। इसे ऐसे कहें कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास भी आलोचक हैं, और उन्होंने कहा कि हम साहित्य को जीवन की व्यवस्था माने तो आलोचना को उस व्याख्या की व्याख्या मानना पड़ेगा। और आलोचना का कर्तव्य साहित्यिक कृति की विश्लेषणात्मक व्याख्या है, केवल व्याख्या नहीं। मैंने कहा ना, केवल पुनर्लेखन नहीं, वो इतिहास हो सकता है, पुनर्पाठ नहीं, वह भी इतिहास होता है। उसका विश्लेषणात्मक व्याख्या करना, बौद्धिक व्याख्या करना, उसकी समीक्षात्मक व्याख्या करना, आलोचनात्मक व्याख्या करना आलोचना का काम है। आगे बढ़ती हूँ। साहित्य सृजन में आसपास का बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो किस युग विशेष में, किस समाज में, है ना, किन परिस्थितियों में वो जन्मा, उसकी रचना हुई। तो परिवेश को समय बोध और काल बोध और स्थान बोध, कुछ भी कह लीजिए, उसकी संपूर्णता की बात कर रही हूं मैं, उस परिप्रेक्ष्य की रचना से जुड़ा हुआ सम्यक आकलन आलोचना कहलाएगा। इसे थोड़ा सरल समझाऊं तो जो साहित्य रचना जिससे जुड़े रहने के लिए रचना एक मजबूती पकड़ती है कि यह साहित्यकार का जीवन है, साहित्यकार के निजी अनुभव हैं, तो उससे जुड़े रहने के लिए जो उसका आसपास है, उसका परिवेश है, उसका वातावरण है, उसका युग विशेष है, उसका आकलन भी आलोचक को करना पड़ता है। आलोचना उन्हीं तत्वों का विश्लेषण करती है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल की बात करूं अगर मैं, ये कोटेशन आपके लिए महत्वपूर्ण भी है विद्यार्थियों, तो रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि मेरी बुद्धि यात्रा पर निकल पड़ी है, हृदय को साथ लेकर। यानी ऐसा आप नहीं कह सकते कि आलोचक जो है वो कोरा होता है, केवल विवेक, बुद्धि और की बात कर, तर्क की बात करता है। नहीं, वह एक साहित्यकार का हृदय भी रखे। वो अपने साथ एक आलोचक बुद्धि तो रखे ही, बुद्धि यात्रा पर निकल पड़ी है, पर हृदय साथ रहे। आलोचना में विवेकपूर्ण निर्णय लिया जाए, समाज, स्थान, व्यक्ति सभी को ध्यान में रखकर लिया जाए, लेकिन साहित्यकार में राग तत्व भी हो, क्योंकि साहित्य में राग महत्वपूर्ण है, जैसे आलोचना में विवेक और बुद्धि महत्वपूर्ण है, तो राग तत्व की प्रधानता हो। आलोचना में बुद्धि महत्वपूर्ण है। आलोचना समाज के और साहित्य की तमाम कृतियों का तात्विक विश्लेषण करे, ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनैतिक परिस्थितियों का मूल्यांकन करे और साहित्य पर पड़ने वाले तमाम प्रभाव का विश्लेषण आलोचना करे। चलिए अब क्रम से मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। एक व्याख्यान मैंने इस पर पहले ही दिया हुआ है कि आलोचना के तमाम पड़ाव, शुक्ल से पूर्व, शुक्ल के समय में और शुक्ल के बाद, उस पर मैंने बात की है। लेकिन आज सिलसिलेवार आपको हिंदी आलोचना की एक यात्रा और विषय में प्रवेश करवाती हूँ। देखिए विद्यार्थियों, हिंदी आलोचना का विकास हिंदी के रचनात्मक साहित्य के साथ साथ ही हुआ। यानी ऐसा नहीं है कि रचना पहले होती गई, साहित्य पहले रचा गया और उसकी आलोचना बाद में हो रही थी, ऐसा नहीं है।
शुरुआत में आप देखें तो चाहे वो भारतेंदु हों, प्रताप नारायण मिश्र हों, प्रेमघन, बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, इन सब ने विविध रूप धरा हुआ था। वो रचनाकार भी थे, वो आलोचक भी थे, वो पत्रकार भी थे, सब कुछ थे, वर्सटाइल। और संपूर्ण जीवन और उसकी समस्त विविधता को से प्रभावित होकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। कभी रचनाकार के रूप में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे, कभी आलोचक के तौर पर और कभी पत्रकार के तौर पर, क्योंकि ये विविध भूमिकाओं में थे। चाहे वो आप गिना लें भारतेंदु हों, प्रताप नारायण मिश्र हों, प्रेमघन हों, बाल मुकुंद गुप्त हों, बालकृष्ण भट्ट हों। आगे बढ़ते हूँ। भारतेंदु युग में आपको भी पता है कि राष्ट्रीयता एक बहुत बड़ा मुद्दा था, देशभक्ति। और उस समय क्योंकि लोगों को संगठित करना, एक सूत्रित करना जरूरी था, साहित्य का इतिहास याद करें तो भारतेंदु का काल नवजागरण काल इसीलिए कहलाता है कि अपनी राष्ट्रीय चेतना को, अपनी देशभक्ति को, अपनी चेतना को जगाने का काम तो ये सहृदय साहित्यकार कर रहे थे। तो हमारे साहित्य में आधुनिकता के प्रवर्तक के रूप में इन सभी जो पुनर्जागरण के लिए महत्वपूर्ण हैं, पुनर्जागरण के लिए उत्तरदायी हैं, जिन्होंने योगदान किया, इन सब का असर पड़ता है। आप भारतेंदु युग की आलोचना की बात करें तो वहाँ पर देशभक्ति भी महत्वपूर्ण है, वहाँ पर रचना का विवेक भी महत्वपूर्ण है, और पुनर्जागरण तो सब तरफ से उसका असर पड़ ही रहा था। आप दूसरे युग पर आ जाएं अगर, तो वो महावीर प्रसाद द्विवेदी का युग है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी नैतिकता को पारलौकिक नहीं बनाया, यानी इसी लोक में रहकर नैतिकता को अपनाया जाए, चाहे भाषा का संवर्धन हो, भाषा को मांझना संवारना स्वीकारना हो। तो आचार्य द्विवेदी जिस प्रकार एक सुगठित व्यवस्था की बात करते हैं, सुगठित समाज व्यवस्था हो, ऐसा वो साहित्य में भी देखना चाहते हैं। ऐसी व्यवस्था वो भाषा और साहित्य के क्षेत्र में भी देख रहे थे। यानी उनका क्षेत्र क्योंकि साहित्य का था, इसलिए उनकी चेष्टाएं भी सारी साहित्यिक थी, और उन्होंने देश की राजनीति नहीं, उसकी साहित्य और उसकी आलोचना साहित्य को भी विशेष रूप से प्रभावित किया। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का युग है आलोचना का, और उनकी आलोचना दृष्टि है। साथियों आगे बढ़ें तो आलोचना की जिस प्रवृत्ति का सुमेरु कहते हैं, सुमेरु मतलब हिमालय पर्वत, सबसे बड़ी ऊंची चोटी, वो सुमेरु पुरुष जो हैं वो आचार्य द्विवेदी ही हैं। उनके उपदेशात्मक और उनके नैतिक जो साहित्यिक दृष्टि है, जो आलोचकीय दृष्टि है, उसने एक सिलसिला तो बनाया, पर काव्यशास्त्र के निर्माण के प्रति वे चेष्टावान नहीं हुए। उन्होंने कोई अवधारणात्मक शब्द का निर्माण नहीं किया। अब गुण दोष सारे आपको गिनाने हैं, तो आप ये देख रहे हैं कि नैतिकता उनके लिए महत्वपूर्ण थी, आप ये देख रहे हैं कि पारलौकिक बात नहीं कर रहे महावीर प्रसाद द्विवेदी, और वो युग और समाज को जोड़ रहे हैं, और एक व्यवस्था कायम करना चाहते हैं, भाषा के क्षेत्र में भी, साहित्य के क्षेत्र में भी। लेकिन आप ये भी देखें कि उन्होंने कोई काव्यशास्त्रीय स्वतंत्र काव्यशास्त्र के निर्माण में कोई चेष्टा नहीं की। और दूसरी बात जो हमें कमी हम बताना चाहिए महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचकीय दृष्टि में, वो दूसरी कमी ये है कि कोई अवधारणात्मक शब्दों का निर्माण ये नहीं कर पाए, और ये दोनों चीजें विद्यार्थियों आलोचनात्मक उपलब्धि की कसौटी हैं। तो आ जाइए अब तीसरे युग में, जो रामचंद्र शुक्ल का युग है। ठीक, और जैसे मैंने क्या कहा आपको कि कथाकार के रूप में जो प्रेमचंद का स्थान है, कविता के रूप में जो निराला का स्थान है, वही स्थान आलोचना में किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अब हम रामचंद्र शुक्ल की अगर आलोचकीय दृष्टि देखें तो हिंदी के श्रेष्ठ आलोचकों में रामचंद्र शुक्ल गिने जाते हैं, क्योंकि आप ये देखें कि हिंदी साहित्य की परंपरा का बोध इन्होंने दिया, साहित्य के रूप में को एक व्यवस्थित रूप दिया, और हिंदी काव्यशास्त्र के निर्माण की आधारशिला रखी। ये गुण हैं बेटा। महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचकीय दृष्टि में जो कमियां दोनों पाई गई थी, रामचंद्र शुक्ल के यहाँ नहीं पाई गई। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी काव्यशास्त्र को के ज्ञान को और एक व्यवस्था दी, और काव्यशास्त्र के निर्माण की आधारशिला रखी। यह आधारशिला संस्कृत और पाश्चात्य काव्यशास्त्र के ज्ञान पर आधारित नहीं था, बल्कि हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन उपलब्धियों को ग्रहण करने वाली अभूतपूर्व रसग्राहिणी क्षमता पर आधारित था।
विविध विषयगामिनी प्रतिभा के धनी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी को लेकर किसी प्रकार की हीनता की भावना नहीं दी। सहृदय समाज में भी उन्होंने अवधारणात्मक शब्दों का निर्माण किया, पुराने शब्दों में नई अर्थवत्ता भर दी और हिंदी आलोचना को केवल अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं किया बल्कि उसे परिपक्व बनाया, उसे वयस्क बनाया। तो रामचंद्र शुक्ल का योगदान आप जान रहे हैं। क्या अवधारणात्मक शब्दों का निर्माण किया और उन्होंने संस्कृत और पाश्चात्य काव्यशास्त्र के आधार पर नहीं बल्कि हिंदी काव्यशास्त्र के ज्ञान को स्थापित किया और हिंदी के प्रति कोई हीन भावना न उनके अंदर थी न सहृदय समाज में देना चाहते थे। तो हिंदी आलोचना को उन्होंने केवल खड़ा ही नहीं किया बल्कि उसे मैच्योर किया, उसे वयस्क बनाया, परिपक्व बनाया। उनका योगदान इतना महत्वपूर्ण है ये देखने के पर हम अब आलोचना को यानी हिंदी आलोचना को शुक्ल पूर्व और शुक्ल परवर्ती, शुक्ल युग तो है ही अपने आप में महत्वपूर्ण, शुक्ल से पहले यानी भारतेंदु और महावीर प्रसाद द्विवेदी याद रखना। तो भारतेंदु की आलोचकीय दृष्टि आप देखेंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचकीय दृष्टि देखेंगे और उसके बाद शुक्ल जी को देखेंगे और शुक्ल के बाद जो आलोचक आए उन पर हम बात करेंगे। तो सिलसिले से हम आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार कथा साहित्य में जो स्थान प्रेमचंद का है, काव्य के क्षेत्र में जो निराला का है, आलोचना के क्षेत्र में यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का स्थान है। तो आप कोट अनकोट ये बताएंगे कोटेशन कि ये बात रामविलास शर्मा ने कही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना का उत्कृष्ट रूप आप अगर देखें तो भक्तिकाल के 3 प्रमुख कवियों पर इन्होंने आलोचना की है। उनकी आलोचकीय दृष्टि अगर हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों तो हम पढ़ेंगे तुलसी, हम पढ़ेंगे सूर और जायसी। तुलसी, सूर, जायसी की पुनर्व्याख्या या युगबोध के मुहावरों में उनकी व्याख्या रामचंद्र शुक्ल की व्याख्या दिखाई पड़ती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद हिंदी के किसी बड़े आलोचक का नाम अगर आप लें तो वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आएंगे। उन्होंने कबीर और हिंदी साहित्य के आदिकाल की पुनर्व्याख्या की, एक आलोचकीय मूल्यांकन किया। तो पहला नाम मैंने रामचंद्र शुक्ल लिया और शुक्ल जी ने तुलसी, सूर और जायसी पर काम किया और वही बड़ा काम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर और हिंदी साहित्य के आदिकाल पर किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी आलोचना में साहित्य की सांस्कृतिक व्याख्या के क्षेत्र में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम महत्वपूर्ण ढंग से लिया जाता है। देश और काल को ध्यान में रखकर उन्होंने साहित्य की मार्मिक व्याख्या की, शब्दों में सुरक्षित अर्थ सम्मति को सहृदय सुलभ बनाया और आलोचना के लिए मुख्य कार्य भूमि तैयार की। तो आलोचक के रूप में उनके लोकप्रिय होने का ये बड़ा कारण था। शुक्लोत्तर समीक्षकों में अगर बात करें, अब जैसा मैंने कहा शुक्ल युग में 2 महत्वपूर्ण आचार्य रामचंद्र शुक्ल और महावीर हजारी प्रसाद द्विवेदी। शुक्ल युग में ये 2 बड़े आलोचक साथ साथ काम कर रहे हैं। शुक्लोत्तर समीक्षकों में शुक्ल जी की धारणाओं को उसमें जो कमियां रह गई थीं, जो थोड़ी बड़ी त्रुटियां थीं, जो कमियां थीं, उसको ढूंढने का बड़ा काम जिसने किया वो है डॉक्टर नगेंद्र। द्विवेदी जी के आदिकालीन भक्तिकालीन साहित्य और कबीर के प्रसंग में भी नंदुलारे बाजपेयी जी ने काम किया और नगेंद्र जी ने मुख्यतः छायावाद के प्रसंग में काम किया। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि शुक्ल जी के छायावाद को शैली मात्र जो शुक्ल जी मानते थे, डॉक्टर नगेंद्र उसे केवल शैली नहीं मानते। वे कहते हैं साहित्य की अवधारणा केवल शैली नहीं हो सकती, उसका भाव जगत भी होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार हम शुक्लोत्तर आलोचकीय दृष्टि पर बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया।